कल की क्लास में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? पढ़ा था? हाँ बेटा बोलो। कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए हम शॉर्ट में जो पढ़ा, आप तो अच्छे बच्चों के लिए रिवाइज कर रही हूँ, आपको पता है सब आता है, ठीक? थोड़ा सा फोकस के साथ सुनेंगे। हमने स्टार्ट किया था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, ठीक है? और हम इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मूवी का हीरो कौन है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट क्या? कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कि क्या हो, रिवाइज कर रही हूं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तक ऑफर देने वाला क्या कहलाएगा? ऑफरर कहलाएगा, ठीक है? और ऑफर को क्या मिल जाए? एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस, ठीक है? और प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ा हो? कंसीडरेशन। तो ये क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इतनी बात हमने की थी, ठीक है? चलिए, और हमने इसके बाद ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी, और ऑफर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? ऑफर क्या होता है? ऑफर होता है जब एक व्यक्ति अपनी सिग्निफाइज क्या करता है? इच्छा ना करने की, और इच्छा जाहिर करने का उद्देश्य क्या होता है? उसकी कंसेंट लेना, ठीक? तो देखिए, हमने अपने नोट्स में जो अभी तक बात की थी वो ये की थी, दिस प्रपोजल में एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट बने। प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी 2 क्लॉज ए में, बोला कि जब एक पर्सन अपनी इच्छा को, विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है, विलिंगनेस को जाहिर करता है, कुछ करने की विलिंगनेस या ना करने की विलिंगनेस, और इच्छा जाहिर करने का उद्देश्य क्या है? सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे। सामने वाला एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, पर इच्छा जाहिर करने वाले का उद्देश्य है कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, तो ये क्या? ऑफर कहलाएगा। कल हमने तो एग्जाम्पल करे थे कि कुछ काम करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, कुछ काम ना करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, राइट? ठीक। इसके बाद एक्सेप्टेंस पढ़ा कि जब किसी व्यक्ति को प्रपोजल दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया जा रहा है, बॉल किसके हाथ में आ गई? जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया, और वो व्यक्ति अब अपनी असेंट सिग्निफाई करेगा, असेंट जाहिर करेगा। असेंट मतलब स्वीकृति। वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, पर चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर उसने ऑफर तो हम कहेंगे एक्सेप्टेंस डन, और अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। क्या बन जाएगा? प्रॉमिस, ठीक है? और प्रॉमिस में कंसीडरेशन एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है? तो चलिए, अब इसके बाद हमने शुरू किया था बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कल हमने छोड़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तभी हम कहेंगे इट इज एबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होने के लिए जितनी जरूर होनी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, वो प्रेजेंट करती हैं या नहीं करती हैं। तो जो सबसे पहला हमने कल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट पढ़ा था वो क्या था? देयर मस्ट बी टू पार्टीज। कितनी पार्टीज? दो पार्टी होनी चाहिए। दो पार्टी मतलब एक ऑफर देने वाला और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला। दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती है क्या? हो सकती है, बट कम से कम दो तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने अगला जो कंटेंट पढ़ा था वो क्या था कि इंटेंशन क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। किस बात की इंटेंशन? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन। यानी जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है और जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी एक पार्टी ने काम को पूरा नहीं किया, कहां चले जाएंगे? कोर्ट में चले जाएंगे। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। ठीक है, सोशल डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं होते। क्यों? रीजन यहां पे डाल के लिखिए। रीजन, intention is not to create relationship। सो रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता। ठीक है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ठीक है, जब बंटी का बर्थडे था और बंटी के दोस्त पहुंचे लेकिन बंटी अवेलेबल नहीं था, तो इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट जहां इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था। आपके नोट्स में एक एग्जाम्पल लिखा है, उसी तरीके का एग्जाम्पल है कि सुनील ने है जो है अनिल ने जो है सुनील को इनवाइट किया डिनर के लिए। ठीक, और उसके बाद अनिल ने क्या किया? वो भूल गया कि उसने किसी को डिनर पे इनवाइट किया है। ठीक, एंड वो कहां चला गया? शहर के बाहर चला गया। अब बेचारे सुनील को क्या करना पड़ा? बाहर खाना खाना पड़ा या अपना पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन सुनील किसी तरीके का कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। क्यों कर सकता? जिस समय अनिल ने इनवाइट किया, इनविटेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। दोनों के बीच में ऐसी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि तुम अगर बाहर चले गए या तुमने खाना नहीं खिलाया तो फिर मैं तुमसे पैसा मांगूंगा या फिर मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट? एक केस है यहां पे बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का, और बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में डोमेस्टिक एग्रीमेंट का एग्जाम्पल दिया है। देखिए, ये जो एग्जाम्पल था ये किसका था? सोशल अग्रीमेंट था। बिल्कुल ऐसे बंटी और बबली की शादी है, आप इस दिन रिसेप्शन में आ जाना, पता लगे सलमान खान के जैसे शादी टूट गई। अभी क्या करें? आप केस करेंगे बुलाने वाले पे? नहीं, बिकॉज सोशल अग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता। अब ये जो बेल्फोर एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? लिख लीजिए। किसका एग्जाम्पल है?
डोमेस्टिक का, है ना, डोमेस्टिक अग्रीमेंट का एग्जाम्पल है। डोमेस्टिक अग्रीमेंट का एग्जाम्पल है, देखिए क्या है, वन लाइन बाय लाइन इस केस को पढ़ते हैं हम। हस्बैंड अग्रीड टू पे टू हिज वाइफ अ सर्टेन अमाउंट पर मंथ, ठीक है, एक है हस्बैंड और वाइफ, है ना। वाइफ ने बोला दिसंबर जनवरी का महीना है, सब जगह सेल आने वाली है, मेरे को पैसा चाहिए। हस्बैंड ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है दिसंबर से लेके करूंगा 10,000 पर मंथ। हस्बैंड ने किस बात के लिए वादा किया, मैं 10,000 रुपए पर मंथ वाइफ तुमको पे करूंगा। बट हुआ क्या, मार्केट में वो ओमिक्रॉन, हस्बैंड का धंधा चौपट हो गया, वापस मार्केट में रिसेशन आ गया, तो फिर हस्बैंड अपना कमिटमेंट पूरा एंड ही फेल्ड, वो 10,000 रुपए महीना पे करने में फेल हो गए। तो वाइफ ने क्या किया, वो अपनी बात की बड़ी पक्की थी, बोले तुमने वादा किया था, वादा निभाना पड़ेगा। वाइफ ने हस्बैंड को स्यू कर दिया, केस कर दिया कि यही वो आदमी है जिसने मुझे 10 देने का वादा किया था, लेकिन अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो वाइफ ने क्या किया, हस्बैंड पे केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वाइफ ये पैसा रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब बीच में हुआ था तो इट वाज आउट ऑफ एग्रीमेंट, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। ठीक, एक बार पढ़ के देखेंगे बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर को, पर कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जा सकता, एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जा सकती है। लाइक कैसे हस्बैंड अग्रीज टू पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 पर मंथ, ठीक है, shall we say it contract enforceable by law, it is a agreement, it is a contract, या इट इज इन, चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इट इज फॉल्स इन विच कैटेगरी, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट, इस तरीके से दिया जाए, ठीक है, ऐसा ऑप्शन। कुछ और डाउट, बात समझ में आ गई, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, तो आपने लिख लिया सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट दोनों। अभी जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, तो यू विल मतलब लाइक यू विल कम टू नो, बेटर आइडिया होगा कि किस किस तरीके के सवाल करेंगे। आपके नोट्स में पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन है, ठीक। चलिए नाउ, तो वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पहला इंटेंशन कम दो पार्टीज होनी चाहिए, दूसरा कंटेंट लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए, तीसरा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब एक अंता बनता, संता बनता होते हैं, मनता बनता कर लेते हैं, अंता और बनता। बनता को बोला टू हिज फॉर ₹5,000, अदरवाइज आई किल यू, ठीक है। अंता ने बनता को क्या किया, थ्रेटन किया मतलब धमकी दी। ये अंता जो है वो थोड़ा बाहुबली टाइप का है, अंता ने बनता को धमकी दी कि बर मुझे 5,000 रुपए में बेचो, तुम्हें मार दूंगा, पता भी नहीं लगेगा किधर से आए और किधर गए, ठीक है। बनता है मासूम है, ठीक है। अब अंता ने बनता को ऑफर दिया, किस बात का ऑफर दिया,
कि तुम्हारा स्कूटर मैं 5,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं, और नहीं अगर तुमने नहीं किया ऐसा मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। ठीक है, इस सिचुएशन में बंता बेचारा क्या करेगा? ये ऑफर, जो ऑफर अंता ने बंता को दिया है, उसके बदले में ऑफरी हमारा जो बंता है वो क्या करेगा? हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा? पहले तो बात ये, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आपको कोई बाहुबली, आंख से कैसी बात करते हो? आपको कोई बाहुबली टाइप का ऐसा लड़का आके कहे कल ये आ जाना, नहीं तो फिर तू देख लेना क्या होगा तेरा। तो आप तो बहुत बोल्ड हो। ये बंता जो है वो भोले हैं, मासूम है। बंता ने क्या किया? असेंट दे दी और ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में देखिए, ऑफर देने वाला अंता, ठीक है, अंता ने जो ऑफर दिया उसे किसने एक्सेप्ट कर लिया? बंता ने। बात समझ में आ रही है ऋतिक? अंता ने क्या किया ऋतिक? ऑफर दिया, और ऑफर धमकी के साथ दिया। धमकी से डरकर बंता ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस बना या नहीं बना? बन गया। ऑफर किया, बन गया, ऑफर भी हो गया। ठीक है, और कंसीडरेशन है या नहीं है दोनों पार्टीज के लिए? है, कंसीडरेशन है। अंता को क्या मिलेगा? स्कूटर मिलेगा। लेकिन यहां पर जब बंता अपनी कंसेंट दे रहे हैं, वो इंटेंशनली दे रहे हैं, डर कर दे रहे हैं कि धमकाया। अंता ने धमकाया कि अगर तुमने मुझको मेरा अपना स्कूटर 5,000 रुपए में नहीं बेचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। ठीक है, तो बंता ने क्या किया? अपनी कंसेंट दी, बट ये जो कंसेंट थी इट इज फ्री कंसेंट। क्यों नहीं थी फ्री कंसेंट? क्योंकि ये फ्री कंसेंट कैसे ली गई? इट इज कॉज्ड बाय कॉरिजन। कॉरिजन मतलब, लिख लीजिए, धमकाकर। यानी हमने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर चाहिए, लेकिन वो कंसेंट कैसी हो? फ्री कंसेंट हो। अगर वो कंसेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, कंसेंट हमेशा कैसी हो? फ्री होनी चाहिए, मतलब बिना डराए धमकाए, कॉरिजन से कंसेंट ना ली हो। ये बात समझ में आई? ठीक, देखिए यहां पे क्या लिखा है, द कंसेंट ऑफ मस्ट बी फ्री। मस्ट बी फ्री मतलब कंसेंट को फ्री हम कब कहेंगे बेटा? को जब ये किस तरीके से ना ली गई हो? कॉरिजन से ना ली गई हो, मतलब डरा धमका। नहीं, बहकावे में नहीं, नहीं नहीं, में है। प्रभाव वाली पोजीशन का मतलब, जैसे ये जो हमारे दिव्यांश है, ये क्या है? ये क्या? ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर है। ठीक है, कोई भी जब कोई व्यक्ति दुकान पेमेंट से हूं तो वो व्यापारी तो वैसे ही। ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोड पे चलते हुए अगर ट्रैफिक पुलिस वाले को देखें, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला हमारी गाड़ी के सामने आ गया तो अगर आप नॉर्मल इंसान है तो दिल के किसी कोने में एक डर आ जाता है, ये क्यों आ गया? मतलब मैंने रेड लाइट तोड़ दी, मैंने बेल्ट नहीं लगा रखा, मैंने हेल्मेट, अब तो ये पकड़ेगा और चालान करेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो इन्फ्लुएंस वाली पोजीशन में होता है। तो दिव्यांश एक इनकम टैक्स ऑफिसर है और ये पहुंच गए एक ज्वेलर की दुकान पे। ये कहां पहुंच गए? एक गए ऋतिक। कैसा वाला ऋतिक है ये? एच वाला है या आर वाला? एच वाला ऋतिक।
ठीक है। दिव्यांश इनकम टैक्स ऑफिसर ज्वेलर की दुकान पे, और इनको एक नेकलेस बहुत पसंद आ गया अपनी मम्मी के लिए, ठीक है, दिल आ गया इनका नेकलेस पे, बोले मम्मी को तो यही गिफ्ट करूंगा, ठीक। लेकिन पैसे नहीं खर्च होते हैं, तो दिव्यांश को क्या बोला, सेल दिस नेकलेस 2000। क्या बोला, ये नेकलेस मुझे कितने में बेच दो, 2000, जबकि 10,000 प्राइस टैग लगा था, 10,000। बोले ये नेकलेस, जो दिव्यांश इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, वो ज्वेलर की दुकान पे जाके बोलते हैं ये नेकलेस में 2,000 रुपए में खरीदना चाहता। आई एम इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूं और मैं 2,000 रुपए में ये नेकलेस खरीदना चाहता हूं। क्या क्या यहां पे इन्होंने ज्वेलर को धमकी दी है, बेच दे 2,000 रुपए में, नहीं तो मार डालूंगा तेरे को, उड़ा दूंगा ऐसे, धमकी दी? नहीं, धमकी धमकी नहीं कि मैं इनकम टैक्स ऑफिस की मैं हूं, मत अपना क्रिएट करना चाहते हैं। अब 2,000 रुपए में नेकलेस बेचने को तैयार हो जाता है। क्या बोले, यहां पे ज्वेलर की कंसेंट फ्री है क्या? नहीं, नहीं, यहां पे ज्वेलर नहीं है, नॉट फ्री कंसेंट। क्यों नहीं है फ्री कंसेंट? कंसेंट अपनी इच्छा से दी है या वो इनकम टैक्स ऑफिसर के इन्फ्लुएंस के कारण दी है? इन्फ्लुएंस। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे घर में कोई बड़ा है, ठीक है, या हमारे टीचर्स हैं, हमको कोई काम कहते हैं, तो दे आर इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस, वो डालने की, हम चाहकर भी वो काम मना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी इन्फ्लुएंस में आके कंसेंट दे रहे हो तो बोलेंगे आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है। और अगर फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कंसेंट देने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कोई कॉरिजन के कारण बोल रहा है, ना इन्फ्लुएंस के कारण हाँ बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप बोलो आप एक वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हो, ठीक है, बोलो बढ़िया वॉशिंग मशीन है, एक बार में ये तो शाम तक बंद ही नहीं होती, जबकि वो वॉशिंग मशीन 10 मिनट बाद बंद हो जाती है। अब आप यहां पे क्या कर रहे हो? फैक्ट का मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो ना। अगर आप उसको ये बोल देते कि मेरी वॉशिंग मशीन 10 मिनट में बंद हो जाती है, तो सामने वाला क्या किया? आपने फैक्ट का मिस रिप्रेजेंटेशन किया। तो कहने का मुद्दा ये कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट कैसी हो? फ्री। कंसेंट कैसी हो? फ्री। और फ्री कंसेंट कब होगी? जब कोई कॉरिजन ना हो, जब कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जब कोई फ्रॉड ना हो, जब कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। डाउट है कंसेंट वाले टॉपिक में कोई डाउट? ध्रुव, आर्यन, ज्योति, कुणाल, शिका, निश्चय, किसी को कुछ पूछना है? ठीक, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगली बात क्या? कैपेसिटी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, देखिए हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम और वो जो पार्टी है, पार्टीज का मतलब ऑफरर या ऑफरी, कोई भी हो सकता है। ये जो पार्टीज हैं,
वो क्या होनी चाहिए? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य होनी चाहिए। जैसे यू आर कंपिटेंट फॉर सीएमए फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन कब है? 12th के बाद। यानी अगर आपने 12th पास कर ली देन ओनली यू आर एलिजिबल फाउंडेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? कब हम कहेंगे कि पार्टीज जो हैं वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? अगर वो तीनों में से कोई भी शर्त या तीनों शर्तें अगर पार्टीज पूरी करती हैं तभी वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगी। मतलब ऑफर देने वाला भी ये तीनों शर्तें पूरी करे और ऑफरी भी, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, प्रॉमिस करने वाला भी और प्रॉमिसी भी, ये तीनों शर्तें पूरी करे। क्या तीनों में से कोई एक शर्त? ऑल थ्री। यहां पे लिख लीजिए कितनी? ऑल थ्री। और ये कंडीशन कैसी है? हम साथ साथ हैं। नाम सुना है हम साथ साथ हैं? जानते हैं? हाँ, वो जी सिनेमा पे एक ही मूवी आती रहती है, हम साथ साथ। पूरा पूरा दिन में कभी भी देख लो। हाँ, हम साथ साथ हैं। ये तीनों कंडीशंस साथ। पहली कंडीशन, कोई भी व्यक्ति कंपिटेंट अटेंड द एज ऑफ द मेजॉरिटी। एज ऑफ द मेजॉरिटी अपनी जिंदगी के पूरे कर लिए हो 17, मतलब वो व्यक्ति या तो कितना हो 18 या अब 18 और मोर, 18 और अबव। यानी अगर कोई व्यक्ति लेस देन 18 ईयर है तो हम उसे प्यार से क्या कहेंगे? बच्चे को क्या कहते हैं? माइनर। हम क्या कहते हैं? माइनर। ठीक है। जैसे दिव्यांश, यू आर मेजर नाउ ना? हाँ, यू हैव क्रॉस। एक है ना, एक बच्चे, और बच्चे का नाम दिव्यांश। ठीक है। और ये ऋतिक। ठीक है। ठीक है, वापस लौटा दूंगा। जैसे ही मम्मी पॉकेट मनी देगी 1000 रुपए लौटा दूंगा। तो यहां पर हमारे ऋतिक कैसे हैं? सॉरी, मेजर, और दिव्यांश हैं माइनर। दिव्यांश ने बोला भैया 1000 रुपए दे दो। ठीक है, केवल 1000 रुपए की बात है, देखो लौटा दूंगा। ठीक। दिव्यांश ने क्या किया? ले लिए। ऋतिक ने दिव्यांश को 1000 रुपए दे दिए। और 2 महीने बाद जब वापस पैसे मांगे, ठीक है, तो ये दिव्यांश जिम विम जाते थे, जो छोटे बच्चे थे जिम विम जाते थे, बोले 1 लगाऊंगा जोर से। किस बात के पैसे? कोई पैसे वैसे नहीं है, जाओ यहां से, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। अब ये जो ऋतिक है बड़े ईमानदार हैं, बोले देख लूंगा, मिलना कोर्ट में, देख लूंगा तेरे को। तो अब ऋतिक क्या करें? वो कोर्ट में के नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? एक ऐसी पार्टी के साथ किया जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। मतलब ऑफर देने वाला या ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला दोनों की उम्र कितनी हो? 18। ठीक है, माइनर नहीं चलेगा, ना एज अ ऑफरर चलेगा, ना एज अ ऑफरी चलेगा। बात ओके? समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? ठीक है।
इसका तो स्क्रू गिर गया है। स्क्रू स्क्रू वो दिव्यांश ने ऋतिक को बोला या प्रियांश ने ऋतिक को बोला चल पागल, तो क्या कहने से पागल हो जाएगा? नहीं, पागल किसी भी व्यक्ति, पागल का मतलब हम टेक्निकल शब्दों में कहते हैं अनसाउंड माइंड, जिसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं चलेगा। मतलब ऑफर या ऑफरी दोनों ही कैसे होने चाहिए? जिसको कंपिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड कह दिया, कंपिटेंट कोर्ट मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि यह व्यक्ति अनसाउंड, तो अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर दिया है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट न करें, ना तो उसको ऑफर दें ना ही उससे एक्सेप्टेंस। किसी भी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड तभी माना जाता है जब कंपिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड है। नहीं, फिर उस चीज का कोई पैरामीटर नहीं है ना। आप बताइए कैसे पैरामीटर है भाई? जैसे जो लोग टर्म की अनसाउंड माइंड है, इसके अलावा किसी भी पार्टी को अनसाउंड माइंड तभी कहा जाएगा जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे अनसाउंड। पर लेने वाला दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो कैसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऐसी पार्टी के साथ कीजिए जिसको कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। एक टेररिस्ट है, या बहुत बार ऐसा होता है व्यक्तियों के केस में जजमेंट सुनाते हैं, जैसे एक टेररिस्ट है उसके या जिसका पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री शीटर है, कोर्ट ने बोला, डिक्लेयर कर दिया कि यह व्यक्ति किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर उसे क्या बोले? क्वालिफाइड बाय द कोर्ट या डिसक्वालिफाइड? डिसक्वालिफाइड। तो जिस व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कोर्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बोले कि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 3 शर्तें होती है। पहली शर्त 18 और अबव, दूसरी शर्त माइंड, तीसरी शर्त नॉट डिसक्वालीफाइड। हाँ, ओके संजय, अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड हुआ है, ठीक है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फिर आप एक ऑप्शन होता है कि आप उस कोर्ट को वॉइडेबल कर सकते हैं, है ना। अभी वो चीज हमने नहीं पढ़ी है, वो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा बेटा आपके, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अनसाउंड माइंड हो तो फिर क्या होगा। यहां पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो या नहीं कह सकते, दैट्स इट। ओके संजय, कुछ और डाउट है? ओके ओके, ठीक है, चलिए। आज की आखिरी बात, ये लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन कल पढ़ाऊंगी। जो एक कंटेंट है सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, वो आज पढ़ा रही हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगली बात सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, है ना। सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग के आगे लिख लीजिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है अनिल और एक व्यक्ति है वो है एक अनिल को बोला आई वॉन्ट टू सेल अ कार प्लीज 10 लाख। सुनील, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 10 लाख। सुनील सोच रहे हैं कि ये अपनी BMW 10 लाख में बेचना चाहता है और अनिल सोच रहे हैं मैं अपनी डिजायर 10 लाख में बेचना चाहता हूं। कंफ्यूजन है ना, क्लैरिटी नहीं है, सर्टिनिटी नहीं है, मीनिंग की सर्टिनिटी नहीं है, बोलने वाला कुछ और समझने वाला कुछ और। क्लियर टर्म होना चाहिए, क्लियर टर्म्स को सर्टेन टर्म्स में। ठीक है, तो यहां पे इसमें क्या है, देयर इज नथिंग टू इन ऑर्डर टू शो विच कार। कॉन्ट्रैक्ट से नहीं पता लग रहा है कि कौन सी कार वो बेचना चाहते हैं, तो सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहने के लिए ऑफर और ऑफरी के बीच में सर्टिनिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं बोलूं मैं अपना फोन आपको बेचना चाहती हूं या तो 10,000 में या 12,000 में। मैं अपना फोन आपको बेचना चाहती हूं या तो 10,000 या 12,000 में। मैं क्या सोचूंगी? 12। आप क्या सोचोगे? 10। सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग चाहिए। ठीक है, पूछ लो बेटा।